आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पंजाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में चूक पर सवाल उठाते हुए गुज़िश्ता जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत की गई और अगली समाअत को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पंजाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में चूक पर सवाल उठाते हुए गुज़िश्ता जुमेरात को पंजाब हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत की गई और अगली समाअत को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अदालत ने इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत को तमाम रिकॉर्ड को महफूज रखने की हिदायत दी है। बाज़ारे के चीफ जस्टिस NV रमना की बेंच के सामने सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने पंजाब में वजीर आजम की सिक्योरिटी में हुई चूक पर सवाल उठाते हुए अर्जी दाखिल की थी। मनिंदर सिंह ने वजीर आजम के सड़क के जरिए सफ़र के दौरान हुई सिक्योरिटी चूक से मुताल्लिक मामले को ज़रूरी बताया है। दरख्वास्त में मुस्तकबिल में वजीर आजम की सिक्योरिटी में हुई चूक की मौसर और पेशा वराना जाँच का भी मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इससे दुआ की है कि वो भटिंडा के जिला जज को सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेने की हिदायत करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में कोताही के वाक़े की तहकीक़ात के लिए मरकज़ की 3 रुकनी टीम जुमा की सुबह फिरोजपुर पहुंची। उसी दौरान पंजाब पुलिस की जानिब से वजारत दाखिला को भेजी गई पहली तहकीक़ाती रिपोर्ट में कहा गया है कि मुजाहिरीन अचानक सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से उन्हें बर वक्त नहीं हटाया जा सका। 5 जनवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे। फिरोजपुर जाते हुए मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म के काफिले को प्यारे आना गाँव के करीब फ्लाईओवर पर रोक लिया था। वज़ीर आज़म का काफिला रैली की वजह से तकरीबन 8 किलोमीटर पहले और पाकिस्तान की सरहद से 30 किलोमीटर सड़क पर तकरीबन 20 मिनट फंसा रहा। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने जुमा को अपनी पहली रिपोर्ट वजारत दाखिला को अरसाल कर दी है, जिसमें कहा गया कि 5 जनवरी को वज़ीर आज़म के दौरे से कबल 4 जनवरी की रात रैली की जगह और वज़ीर आज़म के प्रोग्राम की जगह की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते साफ थे। 5 जनवरी को जब वज़ीर आज़म सड़क से निकले तो बाकायदा रूट पर सिक्योरिटी लगाई गई थी, लेकिन मुजाहिरीन अचानक सामने आ गए। इससे पहले कि मुजाहिरीन को वहां से हटाया जाता, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पहुंच गया। दरियासना जुमा की सुबह मरकजी हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई 3 रुकनी तहकीक़ाती कमेटी फिरोजपुर पहुंची। इस टीम में सुधीर कुमार सक्सेना सेक्रेटरी, सिक्योरिटी IB के जॉइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह और SPG के IG G सुरेश शामिल थे। इस टीम ने फिरोजपुर के SSP हरमन हंस, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के जिम्मेदार अहलकारों के बयान कलमबंद किए। पुलिस हुक्काम का कहना था कि वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के लिए रैली की जगह और हेलीपैड पर तकरीबन 10,000 पुलिस अहलकार तैनात किए गए थे। इसके अलावा जिन रास्तों से वज़ीर आज़म रवाना होने वाले थे और दीगर प्रोग्राम पर भी तकरीबन 4,000 पुलिस अहलकार तैनात थे। हुकाम के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद मरकज़ की टीम ने इससे फ्लाईओवर का भी दौरा किया, जहां वज़ीर आज़म के काफिले को फिरोजपुर में रोका गया था। यहाँ इस सारे वाक़े को दोबारा दोहराया गया। टीम ने तकरीबन आधा घंटा फ्लाईओवर पर रुक कर पूरे वाक़े की जांच की। इसके बाद टीम ने रैली की जगह का भी दौरा किया, जहां वज़ीर आज़म को जाना था। मरकज़ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मज़ीद IN स्पेस मराकज़ खोलने के अमल में है और हैदराबाद मुजवज़ा मकामात में से एक होगा। साइंस, टेक्नोलॉजी और खलाई के मरकज़ वज़ीर जितेंद्र सिंह ने जुमा को ये बात कही। गवर्नर्स पर 24वीं कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंह ने यह बात तेलंगाना के सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर KT रामाराव की हैदराबाद में इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर कायम करने की दरख्वास्त के जवाब में कही। ये कहते हुए कि मरकज़ ने पहले ही बेंगलुरु, अहमदाबाद में 2 मराकज़ का ऐलान किया है। रामाराव ने मरकज़ी वज़ीर पर जोर दिया कि वह हैदराबाद के लिए एक मरकज़ की मंजूरी दें, क्योंकि ये शहरी खलाई तहक़ीक़ का एक अहम मरकज़ है। ये शहर खलाई तहक़ीक़ का एक अहम मरकज़ है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने पहले ही हिंदुस्तान खलाई शोबे को खोलना शुरू कर दिया है और निजी खिलाड़ियों को शामिल करना शुरू कर दिया है। हम दूसरे मकामात पर मराकज़ खोलने के अमल में हैं। यकीनन हैदराबाद भी उसके इंतज़ार में कतार में खड़ा होगा, क्योंकि उनके पास जिस तरह का बुनियादी ढांचा है, जिस तरह का स्टार्टअप कल्चर यहाँ मौजूद है, हम उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। मुल्क में खलाई टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ की अफजूदगी है, सिंह ने कहा। उन्होंने रामाराव को यकीन दिलाया कि उस तजवीज़ को कबूल करेंगे और जल्द अज जल्द इस पर काम करेंगे।
Engineering for Digital Transformation. The project is eCode's Mission Mode project, receives the Gold Award, and it is for the Department of Justice, Ministry of Law and Justice and E-Committee of Supreme Court of India. The awardees are Shri Barun Mitra, Secretary, Department of Justice. Each one of you to clap for the awardees, and I would request the team to please come forward to receive their award. And the Gold Award is being given on the central level. Shri Prashant Kumar, Project Manager, Shri Vivek Chitale, Senior Technical Director, NIC. की गई तस्वीरें लेता है, जो ठेकेदारों और जिला इंजीनियरों की तमाम परेशानियों का हल एक साथ करता है। So COVID, which came as a curse or an adversity, also carried some of its virtues. And I compliment Srinivas and his team that they succeeded in converting an adversity into a virtue by extending this digital governance concept across the country. And I think the outcome of this, which is quite gratifying, which also vindicates us, is that all throughout the COVID, now this has been almost 2 years of the pandemic, at least in the Department of Personnel, and I'm sure it must be the case in the other ministries as well, the office work did not suffer even for a single day. And what I say next would rather amuse you. In fact, we were working more than in the non-COVID times, because our colleagues were working from home even on the holidays, on the weekends. It was no longer that 9 to 5 conditioning of mind. And that flexi time also brought out the best in them, their sense of commitment. In fact, one of the junior officers at the height of the pandemic last year told me, because I keep talking to them because that's how we learn from each other, he said the new dictum should be minimum attendance, maximum output. We were working with 50% attendance, then at one point of time it reduced to even 25%, but output did not only remain same, but on occasions it was more. So I think now that we have learned what we were made to learn during the pandemic, we could put it to right use or optimum use even in the post-pandemic times. Not necessarily that म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर के.टी. रामाराव ने जुमा को मरकजी हुकूमत से हैदराबाद के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट रीजन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर देने का मुतालबा किया। HICC में मुनक़िदा कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक खिदमात की फराहमी में तेलंगाना सरफ़हरिस्त है। रियासत ने डिजिटल लेन देन के लिए ई वॉलेट शुरू किया है। ई गवर्नेंस के साथ साथ हुकूमत मोबाइल गवर्नेंस को भी तरजीह दे TAPP देती है। तकरीबन 270 खिदमात के ज़रिए फराहम की जा रही हैं, वज़ीर ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत स्मार्टफोन के ज़रिए शहरियों की खिदमात और महकमे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए फेस्ट ऐप के ज़रिए 17 खिदमात के दे रही हैं। रियासत में डिजिटल खानदगी के लिए रियासत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, जिसके लिए टी फाइबर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। टी फाइबर प्रोजेक्ट के साथ 30,000 सरकारी दफातर और 80 लाख घरों को इंटरनेट कनेक्टिविटी फराहम की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा। रामाराव ने सिलसिले कराम जारी रखकर बताया कि तेलंगाना सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली रियासत है और रियासत को दिया गया ITIR मरकज़ ने वापस ले लिया है। मैं मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करे और तेलंगाना को ITIR की मंजूरी दे। वजीर ने इस बात की ख्वाहिश की। Service so far in the year 2021. During voting, etc., are analyzed to understand issues in existing processes. A new platform called as the Real-Time Digital Authentication of Identity (RTDAI)
was designed and implemented by the government of Telangana from 2019. This is a total process reengineering in which citizen services are provided through a smartphone, anytime, anywhere in a presenceless and contactless manner without citizen visiting the government office. This is achieved by leveraging the power of emerging technologies like AI, ML, deep learning and big data. Now just to give you a few examples, PLCS, Pensioner Life Certificate through Selfie, was launched in the year 2019 by Government of Telangana. Government pensioners are required to file annual life certificates every year. For this purpose, they were to go out of house and to visit some office in a Me Seva center. Using PLCS, government pensioners in Telangana can submit annual life certificates through T-App Folio by entering their pension ID, name and uploading a selfie from the comfort of their home. About 30,000 pensioners have used in 2019. About 45,000 pensioners have availed this service in 2020, and more than 100,000 pensioners have used this service so far in the year 2021. Government of India also has launched a very similar application in November 2021. Now another application which we are very proud of, FEST, Friendly Electronic Services in Transport Department. About 17 services of the Transport Department in driving license, learner license, permit and registration services are launched from July 2020. These 17 services can be availed from the T-App Folio through a smartphone. The Telangana citizen today can renew a driving license through a smartphone from home on a Sunday or even an office holiday. This is a service delivery, a first of its kind in India and perhaps available in very, very few countries across the world as well. RTDAI solutions are relevant for all states in India and some central ministries like वजीर आला मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को मुतमना किया कि वो तानाशाही तर्ज की हुकूमत ख़त्म करते हुए जमहूरी अंदाज को अपनाएं। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है और अवाम ही यहाँ के बादशाह हैं। वजीर आला मध्य प्रदेश आज बीजेपी ऑफिस में बंडी संजय कुमार की तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की अवाम केसीआर और उनके ख़ानदान को इख्तिदार से बेदखल करते हुए जेल भिजवा कर ही चैन की नींद सोएंगे। चौहान ने बीजेपी कारकुनों को मशवरा दिया कि वो अपने हौसले बुलंद रखें। तेलंगाना की अवाम केसीआर की रिश्वतखोरी और डिक्टेटरशिप से बदजन आ चुकी है और बौखलाहट के आलम में बीजेपी कारकुनों को वो और कायदीन को कैद करते हुए हौसलों को सर्द करने की चाहती है। मगर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरपरस्ती में बीजेपी कारकुनों के हौसले सर्द नहीं बल्कि और ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। भारत के इतिहास में से पहले कभी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी गए थे पंजाब, सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अरे हम भी जाते थे, हम भी मुख्यमंत्री। केसीआर तुम्हारा दूसरा टर्म है, अपना तो चौथा टर्म है यार। हमारे यहां जब प्रधानमंत्री आते थे तो कांग्रेस के भी आते थे तो हम उनका पूरा इंतजाम करते थे। मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी के संस्कार। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए यूएसए गया, अमेरिका। अब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। मुझे वहां के एक पत्रकार ने पूछा कि आपके प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है, मनमोहन सिंह अंडर अचीवर। मेरा उत्तर था कांग्रेस के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री है और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो हमारा गर्व है। ये मैंने जवाब दिया था। लेकिन इन लोगों को क्या हो गया है? मैडम सोनिया गांधी भी इतनी घबरा गई कि मैदान में मुकाबला नहीं होता तो प्रधानमंत्री की जिंदगी संकट में डाल दो, राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ कर दो। कभी हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा? डीजीपी साथ नहीं, सीएस साथ नहीं, मुख्यमंत्री साथ नहीं। एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक
जैसी परिस्थिति में पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री जी को रखा, वो तो हिंदुस्तान की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद और दुआएं थी। सदर बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने कहा कि वो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। वो और ज्यादा जुस्तजू के साथ असातिज़ा और मुलाजमीन के मसाइल के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। उनकी आवाज़ दबाने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। इससे पहले भी 9 मरतबे वो जेल जा चुके हैं। इस मरतबे और मुस्तैदी के साथ हुकूमत का मुकाबला करेंगे। बंडी संजय उनके एजाज़ में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उन संग्राम यात्रा से अवाम में जोश पैदा हुआ जिसके बाद हुजूराबाद से टीआरएस का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। केसीआर अपने साथी कारकुनों के हौसले बुलंद करने के लिए नहीं उन्हें गिरफ्तार किया है, जबकि उनकी गिरफ्तारी से बीजेपी कैडर के हौसले मजीद बुलंद हो गए। बंडी संजय ने केटीआर से सवाल किया कि बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह पर कई इल्ज़ामात आयद किए गए और मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन राजा सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया। जियो 317 के खिलाफ मुहिम शुरू करने पर केसीआर उन्हें निशाना बनाते हुए गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करते हुए जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया। उन्होंने अदालत में रिहा करते हुए मजलूमों की आवाज बनने की इजाजत दी है। చెప్తున్నా కేసీఆర్ నువ్వు కేసులు అరెస్టులే నీ ఆయుధంగా మారిస్తే అరే జైలు బందీకాలే భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉద్యమ గడ్డగా పోరాటంగా గడ్డగా మారుతున్న విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలి। భయపడే ప్రసక్తి లేదు। అరే అనేక కేసులు మా మీద ఉన్నాయి। ఇక్కడున్న రాజా సింగ్ మీద 100కు పైగా కేసులుంటే ఇలా ప్రజలు గెలిపించిన నేతగా ఇలా రాజా సింగ్ ప్రజల మధ్య తిరుగుతున్న విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలి। దొంగతనంలో లంగతనంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కబ్జాల కోసమే జైలుకోరు। ఈ నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం, ధర్మం కోసం, దేశం కోసం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో జైలుకు పోవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్న విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలి। బండి సంజయ్కి జైలు కొత్తగా అనుభవం కేసీఆర్ ఉన్నాడు। 9వసారి జైలుకు పోయిన కేసీఆర్ 9వసారి జైలుకు పోయినా అదే జైల్లో ఉన్నా, అదే బ్యారక్ లో ఉన్నా, మళ్ళా అదే జైలు। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने आज पुराने शहर में वाक़ डीसीपी साउथ जोन के ऑफिस का मुआयना किया और मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर इंतजामात का भी मुशाहिदा किया। सीवी आनंद के कमिश्नर बनने के बाद उनका यह पहला दौरा था। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल भी उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर मुसल्लियों और आम शहरियों ने भी सीवी आनंद से मुलाकात की। From there it मेरा नाम है सीवी आनंद। मैं हैदराबाद शहर का नया कमिश्नर पुलिस हूँ।
आज पहला जुमे के नमाज के लिए मैं आया। मैं यहाँ के आवाम से मुलाकात करने के लिए और बहुत खुशी हुई, सबसे मिल सका मैं। और आने वाले दिनों में आवाम सबका मैं कोऑपरेशन चाहता हूँ यहाँ पर शांति और अमन बनाए रखने में। हालैंड में एक बिल्डिंग में आग लगने से हैदराबाद का एक शख्स हलाक हो गया। उसके अहले खाना उसकी लाश का इंतजार कर रहे हैं। हैदराबाद के आसिफ नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 43 साला अब्दुल हादी हालैंड में जिस इमारत में मुकीम थे उसमें आग लगने के बाद दम घुटने से उनकी मौत वाक़ हो गई। अब्दुल हादी, जिनके पास 2015 से पुर्तगाल की मुस्तकिल रिहाइश थी, जनवरी फरवरी 2021 के दौरान छुट्टियां गुजारने के लिए हैदराबाद में थे। वो मार्च 2021 में हालैंड गए थे और दी शेजवेड हैग में इमारत में मुकीम थे। 2 दिन पहले उनकी इमारत में आग लग गई, जिसके बाद उन्हें HMC अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर 24 घंटों तक जिंदा रहने के बाद उनकी मौत वाक़ हो गई, खानदान के लोगों ने बताया। हैदराबाद में सरगर्म सियासी जमात मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्लाह खान खालिद ने, जो तर्जुमान है पार्टी के, ने मकतूल के वालिद मोहम्मद अहसन से मुलाकात की और उन्हें लाश वापस लाने में मदद की यकीन दहानी कराई। खान ने यह मसला वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और नीदरलैंड के शहर दी हैग में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के साथ उठाया ताकि मैयत को वापस लाने में ज़रूरी मदद की जाए। कोत्तागुडम के MLA वन्नामा वेंकटेश्वर राव के बेटे राघवेंद्र राव पार्टी ने पलवांचा के TRS राव को खुदकशी के लिए उकसाने के मामले में मुलविस होने के इल्जाम के बाद जुमा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। पार्टी ने ऐलान किया कि TRS सुप्रीमो और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अहकामात के साथ पार्टी ने वनम राघवेंद्र राव को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। पार्टी ने ऐलान किया, उन्होंने ये भी कहा कि मुअत्तली फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। वनमा राघवेंद्र राव ने भद्राद्री कोत्तागुडम जिले के पलवांचा में नागाराम कृष्णा और खानदान की खुदकशी केस में मुलजिम करार दिया गया है। सेल्फी वीडियो में रामकृष्णा ने इल्ज़ाम लगाया कि वो राघवेंद्र राव की हिरासानी की वजह से इंतहाई इक़दाम उठा रहे हैं। सेल्फी का वीडियो वायरल होने के साथ ही कांग्रेस और BJP पार्टियों ने राघवेंद्र राव की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ मुनुगुरु पुलिस ने वनमा राघवेंद्र राव के घर को नोटिस भेजकर उनसे 2001 में उनके खिलाफ दर्ज केस में पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी करने को कहा है। मुनुगुरु पुलिस ने वनमा राघवेंद्र राव के घर को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो 2021 में उनके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में इंक्वायरी के लिए हाजिर हों। नोटिस में उन्हें 12:30 बजे तक मुनुगुरु ASP सुरेश के सामने हाजिर होने को कहा गया था। पालवांचा खानदान की खुदकशी केस में वनम राघवेंद्र राव की गिरफ्तारी पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। जब उसकी गिरफ्तारी की खबरें सुर्खियों में आईं तो कोत्तागुडम पुलिस ने कहा कि वो अभी तक राघवेंद्र राव को नहीं ढूंढ पाए हैं। इस दौरान राघवेंद्र राव के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कोत्तागुडम में बंद जारी है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने एक बयान में कहा कि तमाम तलबा जो फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में फेल हुए हैं उन्हें कम से कम नंबरात दिए गए हैं और उन्हें पास करार दिया गया है। बोर्ड ने यह भी कहा कि तलबा अपने मार्क्स मेमो को इंटरमीडिएट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की जानिब से तमाम नाकाम तलबा को पास करने के बाद तलबा को जवाबी स्क्रिप्ट्स की दोबारा गिनती और दोबारा तस्दीक के लिए अदा की गई फीस वापस लेने का मौका मिला है। बोर्ड ने तलबा को 7 जनवरी से 17 जनवरी की शाम 5 बजे तक दोबारा गिनती मनसूख करने और दोबारा तस्दीक करने का मौका दिया है। साथ ही बोर्ड ने तलबा को हिदायत दी कि वो 1 फरवरी से अपने मुतालिका कॉलेजों की फीस वापस ले लें। इंटर बोर्ड ने इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के तलबा की जानिब से अदा की जाने वाली सालाना इम्तिहानी फ़ीस की तफसीलात का इंकशाफ किया है। बोर्ड ने कहा कि पहले साल के तलबा को 490 रुपये अदा करने होंगे, दूसरे साल के तलबा को भी 490 रुपये, साइंस के तलबा को 690 रुपये, साल अव्वल और दूसरे साल के लिए तलबा को 490 रुपये, बैकलॉग इम्तहानात के लिए 490 रुपये, फ़ी मज़मून किताब के लिए 150 रुपये अदा करने होंगे।
उस्मान यूनिवर्सिटी के तहत 8 से 16 जनवरी के दरमियान होने वाले तमाम इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया है। ये बात उस्मान यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ दी एग्जामिनेशन प्रोफेसर श्री नागेश ने बताई। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ओमाइक्रॉन की केसेस में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तालीमी इदारों को तातील दे दी गई हैं। इसके पेश नज़र ये फैसला लिया गया, मुलतवी किए गए इम्तहानात की तारीख का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। टीडीपी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने कुप्पम में इंतखाबी मुहिम चलाए बगैर 7 बार इलेक्शन जीता है। उन्होंने कहा कि वह आवाम से जज्बाती तौर पर वाबस्ता हैं। उन्होंने अपने कुप्पम के दौरे के एक हिस्से के तौर पर NTR ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया। चंद्रबाबू ने बाद में मीडिया से बात करते की और वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर तनकीद करते हुए बताया कि तबाहकुन सियासत करने और अपोजिशन जमातों को धमकी देने का उन पर इल्ज़ाम लगाया। वो नाराज थे कि वज़ीर आला मीडिया और अदलिया में लोगों को धमकियां दे रहे हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर ने राय दी कि YSRCP की हुक्मरानी पर लोगों में सख्त नाराजगी है। उन्होंने पार्टी कारकुनों को YSRCP की गर्मी का सामना है। इंतखाबात में इत्तेहाद पर रद्दमल देते हुए नायडू ने कहा कि इंतखाबात के नताइज के लिए इत्तेहाद से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि TDP इत्तेहाद के बगैर भी जीत गई है। नायडू ने मजीद कहा कि सब कुछ इस बात पर मुनहसिर है कि लोग इंतखाबात में वोट देते हैं किसको। इससे पहले चंद्रबाबू ने जनसेना के साथ इत्तेहाद पर दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा कि वह पवन कल्याण के साथ इत्तेहाद में दिलचस्पी रखते हैं और उन्होंने राय दी कि मौक़िफ़ ज़िक्र की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं देखा गया। 500 మంది ప్రతిరోజు పుష్పుల్ ట్రైన్ లో బెంగళూరుకి వెళ్ళి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ లో పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా చంద్రన్న బీమా పోయింది. అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా పోయే పరిస్థితికి వచ్చింది. అదే మరిగా మొన్న 2021లో మనం ఎంపీటీసీ పోటీ చేయలేదు, అంత ప్రభుత్వం గెలిచాం. మొన్న మొదటిసారి ఓడిపోయాం. సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో కూడా 50-68 ఓట్లతో మనం ఓడిపోయాం. पुलिस ने खुद को इंडियन रेवेन्यू सर्विस का एहलकार जाहिर करने वाले और मुख्तलिफ घोटालों का तहकीकात करने वाले ऑफिसर बताने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अमलापुरम के DSP Y माधव रेड्डी ने जुमेरात को मुलजिम को मेदेवरम पुलिस स्टेशन में पेश किया और तफसीलात का इंकशाफ किया। उनके मुताबिक यानम अम्बेडकर नगर से ताल्लुक़ रखने वाला काशी प्रेम कुमार गुज़िश्ता साल योगादि के दौरान यहाँ एक इज्तिमा के लिए आया था। उसने पोस्ट मास्टर मेडिला वेंकटेश्वर राव से अफसर के तौर पर IRS अफसर के तौर पर अपना तारुफ कराया और उसे यकीन था कि उसे पोस्टल रीजन के अफसर के तौर पर तरक्की दी जाएगी। वेंकटेश्वर राव, जिन्होंने उन पर यकीन किया, ने एक बार 1 लाख के साथ कुल 4 लाख रुपये और दिसंबर में दोबारा 3 लाख रुपये दिए। वेंकटेश्वर मुश्तबा हो गया क्योंकि दिन गुजरने के साथ प्रमोशन नहीं मिल सका। उसने प्रेम कुमार से कहा कि उसने जो 4 लाख रुपए लिए थे वो वापस कर दें। वेंकटेश्वर ने इस महीने की 2 तारीख को मेमोरेंडम मेदावरम पुलिस से शिकायत की थी, जिसमें नतीजा न मिलने की वजह से धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया गया था। सब इंस्पेक्टर के सुरेश बाबू ने इस बारे में गहराई से तफ्तीश की। मुलजिम प्रेम कुमार को गिरफ्तार करके उसके पास से 40,000 रुपये मालियत की सोने की चेन, अंगूठी, जाली दस्तावेजात, रबर स्टैंप और सेल फोन जब्त कर लिया। तहकीकात से पता चला कि IRS अफसर ने जाली दस्तावेज, रबर स्टैंप और शनाख्ती कार्ड बनाए और धोखाधड़ी का इर्तिकाब किया। उसने मुख्तलिफ अदबी इदारों से जाली तारीफें तैयार की, जिसमें कहा गया था कि उसे शायरी के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है। DSP ने कहा कि मुलजिम को मेमोरेंडम की अदालत में पेश किया गया और उसने SI के सुरेश बाबू और अमले को केस को हल करने पर मुबारकबाद दी। एक बेटा जो अपनी मां के लिए दवाइयां लाने जा रहा था, तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर से सड़क हादसे में हलाक हो गया। यह हादसा मिर्चिल में जुमेरात की रात देर पेश आया। लक्ष्मण 35 साल एक पेशेवर फोटोग्राफर है जो मुनीराबाद में मिर्चिल में था। मुनीराबाद से मिर्चिल की तरफ जा रहा था जब टुकरान की तरफ जाने वाली एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। वो मौके पर ही दम तोड़ गया। लापरवाही से गाड़ी चलाने का एक केस गाड़ी वाले के खिलाफ बुक कर लिया गया है। इसके साथ ही ये खबर यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।